हम आज जो है शुरू करेंगे ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित। कल हमने पढ़ा सिरचन नाम के एक श्रेष्ठ कारीगर के बारे में कि किस तरह से वह जो है शीतल पाटी चिक आदि का जो बनाता है, जो उसकी कला है और आर्ट है, उसका सानी कोई नहीं है, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। किस तरह से जो है सिर्फ जो है पेट भर पसंद का भोजन या कोई छोटा पुराना धुराना कपड़ा और ले करके वह काम करता है, उसके हाथ की कारीगरी है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि वैसे उसको थोड़ा कोई चीज की कमी कर दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत बोल देता है तो उसको जो ठेस लग जाती है तो फिर वह उसका जो काम बीच में छोड़कर चला जाता है, यह कहकर कि मैं कल करूंगा, और वह कल कभी नहीं आता। तो इस कहानी के माध्यम से हम यह पढ़ रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी इसके लेखक हैं। कहानी का शीर्षक है ठेस, और हमने कल यह पढ़ा। तो इस तरह से लेखक जो है कहता है कि जब मेरी छोटी बहन का विवाह होने वाला था, भाई वो अफसर इंसान है, तो उन्होंने किस तरह से कहा है कि भाई जो चिक है, शीतल पाटी है, जो भी वह बनाता है, कुछ चीजों की मांग रखी है। तो इसमें वो कहते हैं कि भी किसी ने जो उसे है सत्तू खिलाकर काम करवाया। तो इस तरह से वो कहते हैं कि भी जो भज्जू महाजन की बेटी जो है, तो उसका भी उसने अपमान कर दिया था। तो फिर कहते कि जब बहन की विदाई होनी है तो मंजली जो भाभी है उसने कहा कि मुहर छाप की धोती देने से चीज अच्छी बनती है। तो वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, तो उनका दूल्हा जो अफसर आदमी है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। और फिर वो ये कहती कि मूंगिया लड्डू अर्थात उसे खाना भी अच्छा चाहिए। इसमें यह बताया कि उसका जो शौकीन नेचर है, चटोर शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया है कि वह खाने पीने का शौकीन है, उसे जो है एक अच्छी सी चीज अच्छी खाने पीने को देनी चाहिए। और बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है। इस तरह से जो कहते हैं कि वह अपना काम कर रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। सत भैया तारा। सिरचन जब काम में मग्न होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होठ पर। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सूतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवा और गुड़ का एक सूखा ठेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, सिरचन को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चिवा और गुड़। अब ये कहते हैं कि वो अपना काम कर रहा है और बहुत लगन से कर रहा है। लेखक ने बताया कि वह जो है उसकी जीभ जरा सी होठ के बाहर निकाल कर, यह हर एक इंसान का अपना एक काम करने का तरीका होता है कि जब वह काम कर रहा है तो जो उसके आप कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज जिसको आप कहते हैं, शरीर के जो हाव भाव है कुछ होते हैं अलग से, उसे खुद को नहीं पता चलता, लेकिन जो दूसरा देखने वाला है उसको पता चलता है। और कहते हैं कि उसने जैसे काम करते करते खाने का समय हुआ तो कलेवा जो है नाश्ता उसे दिया। तो लेखक कहते हैं कि मैं सीधा माँ के पास दौड़कर गया कि यह आज इसको किसने दिया है, क्योंकि उसे देखकर सिरचन की जो आंखें जो फेस पर जो मुखड़े पर उसके हाव भाव से वह कुछ बदल गए थे। माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मंजरी, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बुनिया में नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवरा भरा हुआ था। गुड़ का ठेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भूखें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह से हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कर लगाया, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा भाई? अब देखिए, जातिवादी आप उसके हुनर को नहीं देखते, घरों में इस तरह की बातें होती ही रहती है। वह भी यह कह देता है कि सिर्फ मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर, अर्थात आप किसी को जब भोजन दे रहे हैं और मन महसूस कर पूरी या किसी तरह से एक फॉर्मेलिटी के तौर पर दे रहे हैं, तो वह जो इंसान है उसके अंदर जो हृदय है सबका बराबर होता है, उसे महसूस होता है। जब उसने मजाक कर दी तो है रोने लगी और बोलने लगी। अर्थात इस तरह से लेखक कहता है कि घर में जो महिलाएं हैं वो किस तरह से बात को बढ़ा रही है, किस तरह से परेशानी चल रही है। मंजली भाभी
माँ की दुलारी बहू है, माँ तमक्कर भाराई। सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बत कुटी करने की क्या जरूरत, जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। कहते कि मंजली भाभी जो है माँ की प्रिय बहू है, तो फिर उन्होंने सिरचन को कहा काम करने आए हो काम करो, और जो बिना वजह बहुओं से किसी तरह की बात पूछने की जरूरत नहीं है। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, पास में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुए बोली, और इधर उधर देखकर कहा, सिरचन दादा काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत। अब जो मानू है जिसका विवाह होने वाला है, जिसके लिए सिरचन इतनी मेहनत से, बड़ी शिद्दत और लगन से चिक आदि का निर्माण कर रहा है, उसके बारे में वह कहती है। मानू आकर एक पान का बीड़ा देती, सबको दे रही थी कि सिरचन दादा काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 तरह की बातें करेंगे, तुम किसी पर कान मत दो। कान मत देने का अर्थ क्या है, तुम किसी की बात को ध्यान से मत सुनो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरकर देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गम पोआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हो गए। अब सिरचन जो है वो अपना सामान्य सा व्यवहार कर रहा है। छोटी चाची को इस तरह से देखा तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। देखिए, एक तो इसमें लेखक जब बार बार अपने परिवार की बहुओं की, चाचा चाची इस तरह से बात कर रहा है, तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि यह एक संयुक्त परिवार है। तो कहते कि गम हुआ जर्दा भी खिलाना। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी, सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्करी करता है अर्थात मजाक करता है, तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में पान और गम कुआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा, यथ परो नास्ती, कि भाई अब जो है न जाने क्या होगा। लेखक कहते हैं कि मेरा कलेजा धड़कने लगा है, लेकिन यह भी कोई बात हुई कि तुम जो है चटोरे हो, घर के पान और इस तरह की चीजें खाते हो, तुम्हारी जीभ में आग लगे। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थुकाया, अपनी छुरी हंसियां वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। अब जैसे 2-3 बार उसका छोटा मोटा अपमान हुआ, उसने जो है सहन कर लिया। आप कहते उसे यह बात सहन नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, और उसने सीधा जो है जो उसके औजार थे, चिक बनाने आदि का सामान था, उसको समेटा और जो है चुपचाता हनाता हुआ आंगन के बाहर निकल आया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है, इस मुंह झोसे के मुंह में लगाम है न आंख में शील, पैसा खर्च करने पर सैकड़ों सीख मिलेंगी। बांतर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। जब वो बाहर निकल आया, फिर भी उसको किसी ने समझाया नहीं। उसने फिर जो चाची है उसने और अपमान कर दिया कि मुफ्त में काम थोड़ी ना करता है, 8 रुपए की मोहर छाप वाली धोती आती है, इस मुंह झोसे के मुंह में लगाम है न आंख में शील, की भी एक प्रकार का कारीगर ही तो है। हम पैसा देते हैं, काम करवाते हैं, इसका क्या मान सम्मान। उसके मन का यह भाव था कि जो है मैं इस तरह की बातें मैं क्यों कर रही, यह क्यों कर रहा है ऐसा व्यवहार। कहते कि दुनिया भर की चीख मिल जाती है। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखते रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी जी, छोटा मत कर, मानू मेले से खरीद कर भेज दूंगी। जो मानू है उसे तो यह लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ ही शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था। पटना और कलकत्ता के मेहमानों को वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चल गई। कहती है कि ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार दिखाया था कि ऐसी चीज फिर कहीं नहीं मिलेगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी शीतल पार्टी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। वह शीतल पार्टी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पार्टी को छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कद्र होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह अब नहीं आ सकता।
अब वो लेखक कहता है कि मैं वहां पर उसको मनाने के लिए गया। उसने फिर अपनी आप बीती दुख भरी कहानी बताई कि जो उसकी पत्नी थी सिरचन की, वह भी है जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, और खुद के साथ साथ बेटे बेटियां जो थे वो भी जा चुके हैं, वह अकेला है। और कहते हैं कि अगर मेरी पत्नी होती, मेरे बच्चे होते, तो मैं ऐसी दुर्दशा, अर्थात थोड़े बहुत खाने पीने की चीजों के लिए इतना हुनर वाला व्यक्ति है, कारीगर है, वह ऐसी चीजें नहीं भूलता। तो कहता है कि अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में आपकी हवेली में मेरी कद्र होती थी, अब क्या, अब कुछ नहीं है। लेखक कहता है कि मैं चुपचाप वहां से लौट आया। मुझे पता था कि जो कलाकार है उसके दिल में ठेस लगी है, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता, क्यों मानो। बेजा का अर्थ है कि भाई वो जो अधूरी है उसको किसी और चीज से सजा रही है, लेकिन यह जच नहीं रही। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह इसका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। तो कहते कि उनकी नजर न लग जाए। मानो को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कामचोर चटोर। उसको बड़ा दुख लगता है कि मानू जो है इस तरह से सबसे छोटी बहन है और मन महसूस कर अधूरी चीज को लेके जा रही है। कहते कि ऐसा क्यों किया। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है, एक बार देखो। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी। शीतल पाटी चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सूतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। अब लेखक ने देखिए इसमें यह बताया है, देखिए ये चीज एक छोटी सी है कि जब वो दाम देने लगी उसने कहा कि मुझे दाम नहीं चाहिए, और फिर मानू जो है फूट फूट कर रोने लगी। लेखक कहते कि मैंने बंडल को खोलकर देखने लगा। इतनी कारीगरी, इतनी बारीकी, रंगीन सूतरियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। अर्थात सिंचन ने जो है एक मानू के लिए, जहां वो हमेशा से काम करता था, जो काम करके दिया है, कहते कि ऐसा फिर बेजोड़ था, फिर कोई नहीं कर सकता। एक कारीगर सिर्फ थोड़ा सा मान सम्मान चाहता है, अगर उसके गुणों की कद्र ही नहीं करेंगे उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। कहते उसके बाद सिंचन ने जो है वह काम करना छोड़ दिया। पर जो एक कहते ना कि जिस घर में जो कोई कारीगर है या कोई आता है तो वह एक परिवार का सदस्य बन जाता है। उसके मन में एक, आप ये कह सकते हैं कि एक अटैचमेंट हो जाती है, एक जुड़ाव हो जाता है, और उस जुड़ाव के कारण वह ये सोचता है कि मुझे परिवार के सदस्य जैसा अपनापन और प्यार मिले। और एक जो कारीगर है वह अपनेपन और प्यार के आगे किसी और चीज को कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं मानता। इस तरह से हमने यह जो है ठेस कहानी पढ़ी है। लेखक ने दो जगह जो है यह बात लिखी है कि जब मैं उसे मनाने गया तो उसके मन में जो उसका जीवन का दुख था कि उसकी पत्नी नहीं रही, बच्चे नहीं रहे, वह भी उभर आया। और उसने मन में यह जो है कल मतलब गांठ बांध ली थी, ठेस लग गई थी कि अब यह ये काम नहीं करेगा। पर जो मानू है, जो बच्ची है, जो उसे अपनी बिटिया जैसी लगती है, उसका जो मन था कि एक चीजें चाहिए, तो वह सारा कुछ उसके लिए बनाकर खुद की तरफ से ले आता है। वह थोड़े से सामान या पैसों का भूखा नहीं था, उसे सिर्फ मान और सम्मान की जरूरत थी। हम कई बार गलती से न जाने कितने अपने जो हेल्पर होते हैं, जो हमारी मदद करते हैं थोड़े बहुत पैसों के लिए, थोड़ी बहुत चीज के लिए, उनका न जाने कब किस रूप में अपमान कर देते हैं कि उनके मन को ठेस लग जाती है। तो इसलिए जुबान से बोलते समय हर शब्द को नाप तोल कर बोलना चाहिए। यह ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। और किसी कारीगर के मन को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि कला है तो हमारे जीवन में रंग है। लेखक के कहने का यह अभिप्राय है। इस तरह से हमने यह जो ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित पढ़ी।